डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर आपने 9th से पढ़ना स्टार्ट किया है। 9th में भी ये चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर पेयर्स ये पढ़ना है 10th में। लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में 9th क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था वो था हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। जब एक लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स में, उसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जो उसका जनरल फॉर्म होता है वो हम बोलते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई। कभी पी और क्यू भी हो सकता है, कभी एम और एन भी हो सकते हैं। दो वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं और ये ए और बी उनके कोएफिशिएंट कहलाते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट ए, वाई का कोएफिशिएंट बी, और जो थर्ड टर्म होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है जिसको अपन सी लिखते हैं विदाउट वेरिएबल। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। उसी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन था राइट एनी 4 सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट में से कोई भी 4 आप फाइंड करो, एनी 4, एनी 3, एनी 5, कुछ भी हो सकता है। उसमें अगर आप याद करो तो आप क्या करते थे, आप x की कोई वैल्यू पुट करते थे अपनी मर्जी से, 0, 1, 2, -1, -2 कुछ भी, और कुछ ना कुछ y की वैल्यू आती थी, उसको अपन बोलते थे सॉल्यूशन। x की वैल्यू, y की वैल्यू, एक सॉल्यूशन हो गया। या फिर आप y की कोई वैल्यू पुट करते थे और x की कोई वैल्यू आ जाती थी, कोई नया सॉल्यूशन हो गया। ये हम इसलिए रिवाइज कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जब एक इक्वेशन होती है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब 10th में जब अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक साथ इस पूरे चैप्टर में 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और जो सॉल्यूशन निकालना है वो उस पेयर का निकालना है। जो सॉल्यूशन आएगा, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो एक ऐसी वैल्यू आएगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो जो चैप्टर की स्टार्टिंग है उसमें सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कि जब अपन किसी पेयर को सॉल्व करते हैं, मतलब 2 इक्वेशन को अपन जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो 2 इक्वेशन हैं उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमने इनको 1 और 2 ऐसे नाम दे दिए। कोई थर्ड इक्वेशन होगी तो मैं उसको लिख दूंगा a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अब यहां पर हमारे पास 3 केसेस पॉसिबल हैं। हमको चेक करना है इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं। x का कोएफिशिएंट को अपन a लिखते हैं तो a1 a2 हो गया, y के कोएफिशिएंट को b लिखते हैं तो b1 b2 हो गया, कांस्टेंट को हम c लिखते हैं तो c1 c2 हो गया। इनके रेशियो को चेक करना है। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन में से x के कोएफिशिएंट को आइडेंटिफाई करेंगे, a1 a2, a1 अपॉन a2 ये रेशियो फाइंड करते हैं कितना आता है। फिर हम b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करते हैं, ये रेशियो कितना आता है। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आया, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, if this ratio is not equal, then the lines will be intersecting lines. It means ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। आपने 6th-7th क्लास में पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस ये पढ़ी है। ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये लाइन, ये जो इक्वेशन होती है, इसको अगर आप ग्राफ पे, अपन आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जब अपन इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। एक लाइन इस इक्वेशन के लिए मिलेगी मुझे, एक लाइन इस इक्वेशन के लिए मिलेगी। तो अगर ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये रेशियो इक्वल नहीं है तो ये जो दोनों लाइनें जिनको अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, प्लॉट करोगे, तो दोनों लाइन आपको इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देगी, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है उन दोनों लाइन का सॉल्यूशन। मीन्स इस केस में एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। जो एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो है उस पेयर का सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन निकालने की आपको 2 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। उन मेथड से हम
सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि वो सॉल्यूशन किस तरह का होगा, क्या पॉसिबल है। फर्स्ट केस। सेकेंड केस, अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आता है, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, अगर ये इक्वल आता है, फर्स्ट केस में इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल आता है तब फिर हम c1/c2 भी चेक करेंगे। If a1/a2 is equal to b1/b2, then we will check c1/c2. If this is also equal, अगर ये तीनों रेशो इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये जो दो इक्वेशंस हैं, these two equation will represent coincident lines. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वेशन एक ही लाइन की इक्वेशन है। इसको अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो इस इक्वेशन से जो लाइन मिलेगी ग्राफ के ऊपर और दूसरी इक्वेशन से जो लाइन मिलेगी ग्राफ के ऊपर। हम नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों केसेस ग्राफ पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इंटरसेक्टिंग किस तरह से मिलती हैं, कोइंसिडेंट किस तरह से मिलती है। तो अभी हम ये तीन केस पढ़ रहे हैं। अगर ये तीनों रेशो इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये जो दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं क्वेश्चन में, जिनके लिए आप चेक कर रहे हो, दीज टू इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी, मतलब एक्चुअली ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन की इक्वेशन है। उस केस में हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसका मतलब उस लाइन का हर एक पॉइंट उस पेयर का सॉल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग में एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, यहां पर अपन बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। And the last case is if a1/a2 is equal to b1/b2 but c1/c2 is not equal. ये दोनों इक्वल आ गए तब अपन ने तीसरा भी चेक किया, ये रेशियो इक्वल नहीं आया, then these two equations will represent parallel lines. It means no solution. दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल चलेगी। जो आपने पैरेलल लाइन का कंसेप्ट पढ़ा, जैसे ये इस पेपर पे लाइन्स हैं, ये सारी लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल है, दे कैन नेवर मीट ईच अदर। तो इसी तरह से ये दोनों इक्वेशंस भी पैरेलल लाइन की इक्वेशंस हैं। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इनका कभी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता जो दोनों लाइन पे कॉमन हो। पैरेलल लाइन में कभी कोई कॉमन पॉइंट होता नहीं है। सारे पॉइंट, इस लाइन के जो पॉइंट है, इस लाइन के सारे पॉइंट एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वो वाला पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड द लास्ट केस इज नो सॉल्यूशन। In next video, we will discuss the graphical representation of all these three cases, and then we will go to learn first substitution method and then elimination method. तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।